नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, इसकी पहली विशेषता है। ठीक है। दूसरी विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, इसकी जो है दूसरी व्यवस्था है, दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता, इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवी है आरक्षण एवं सुरक्षा, आरक्षण एवं सुरक्षा। इसके बाद है संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? ऐसा कौन सा अधिनियम था? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो उस अधिनियम का नाम क्या है? तो वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई। ठीक है। और क्या हुआ था? 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो और इसी अधिनियम के द्वारा, इसी 1833 के अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, घोषित कर दिया गया। तथा ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार जो है वो गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्यों को सौंप दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? मतलब 1935 के दस्तावेज जो है, जो कि भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं, वो बताना है कि किस रूप में समाहित किए गए हैं। तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाहित किए गए हैं। किस रूप में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाहित किए गए हैं। अगला प्रश्न है किस अधिनियम में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया? भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने किस अधिनियम द्वारा की थी? तो अधिनियम था
भारत सरकार अधिनियम 1809, यानी कि वह उस अधिनियम का नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की और वहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में पहली बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार, किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई? वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और वर्ष 1926 में क्या हुआ? वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी एक्ट के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत एक वर्ग समिति की सिफारिश पर आम बजट व रेल बजट को अलग कर दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण जो है, यानी 1919 के अधिनियम के तहत एक वर्ग समिति की सिफारिश पर आम बजट व रेल बजट को, इसको दोनों को अलग कर दिया गया। आम बजट व रेल बजट को अलग कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ग समिति की सिफारिश पर और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में कुछ बताना है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इस समय जब ये पारित हुआ था, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ ने इसकी स्वीकृति दी थी, ठीक है। और इस एक्ट का उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, मतलब कि इस एक्ट का उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। इसके अलावा क्या उद्देश्य था? इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ? बंगाल में गवर्नर जनरल पद से सृजित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद भी स्वीकृत किया गया। इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल में गवर्नर जनरल का पद का भी स्वीकृत किया गया। और वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए गए, ठीक है। ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिसमें से एक थे अंबेडकर, दूसरे थे गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, और चौथे थे के एम मुंशी, पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे माधवराव, और सातवें थे टीटी कृष्णामाचारी। ये 7वें सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन सन 1947 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। और इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। और इसी दिन संविधान पर जो है संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर भी किया। और इसी दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। भारत का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी दिन क्या हुआ था, संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसी बैठक के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया तथा संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में बताना है। तो 13 दिसंबर 1946 को 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। और इस मिशन के कुल महत्वपूर्ण 3 सदस्य थे। एक सदस्य थे कौन? क्रिप्स थे। पहले सदस्य तो क्रिप्स थे। दूसरे सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस थे और तीसरे सदस्य थे अलेक्जेंडर। इसमें कुल 3 सदस्य थे। एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक, अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जैसे है संघ समिति, प्रांतीय समिति, नियम समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये बताना है। तो संघ समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी संघ समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नियम समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार पटेल जो थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को ऐसा क्या हुआ था जो कि महत्वपूर्ण है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। और इस दिन भारतीय संविधान में कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 16 अनुच्छेद जो थे लागू किए गए। और क्या हुआ? और नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद जो थे वो इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एनी मस्कनी। ये संविधान सभा की एकमात्र महिला थी एनी मस्कनी, जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और ये जो एनी मस्कनी है ये 15 महिला, जो कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, उनमें से एक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन अगर पूछा जाए, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। 1942 में भारत आया और
और उस मिशन का उद्देश्य था कि इस भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा था। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा था इसको, क्रिप्स मिशन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। 1946 के तहत किया गया तथा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन भी किया गया और इसी संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां जोड़ा गया। इस सूची में कुल 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से ही संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हुआ? किस अनुसूची में है? भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का संबंध। संघ शासित क्षेत्रों का संबंध किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया, अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़ के 12 हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मामला था सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। ठीक है, ऐसा कौन सा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल की शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होंगी। ऐसा कौन सा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया? तो वो मामला था कि होलोहान मामला। की होलोहान मामला के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। ये निर्णय दिया गया था 1992 में ये निर्णय दिया गया था। इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।